नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे सेवा तीर्थ परिसर के नामकरण का अनावरण। कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी करेंगे औपचारिक उद्घाटन। परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, वित्त, रक्षा समेत कई मंत्रालय होंगे स्थानांतरित। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का समापन आज। दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्राइवेट मेंबर बिजनेस कार्य सूची में शामिल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा गरमाया। चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को किया तलब। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने स्पष्टीकरण देने के निर्देश। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को बहुमत, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। तारिक रहमान बन सकते हैं नए प्रधानमंत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अगले महीने तक ईरान से परमाणु समझौते की उम्मीद। नहीं हुआ तो ईरान के लिए हो सकती है भयावह स्थिति उत्पन्न। और आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत का विजय अभियान जारी। दूसरे मैच में नामीबिया को 93 रन से हराया। ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया। रविवार को कोलंबो में पाकिस्तान से होगा सामना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 तथा कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में सभा को भी संबोधित करेंगे। नवनिर्मित सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय होंगे। और कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण, संस्कृति, विधि एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण, रसायन एवं उर्वरक और जनजातीय कार्य समेत कई मंत्रालय शामिल होंगे। कई दशकों से केंद्रीय मंत्रालय और कार्यालय सेंट्रल विस्टार क्षेत्र में अलग अलग इमारतों में बिखरे हुए थे। इससे कार्य क्षमता में कमी, समन्वय की चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और उपयुक्त कार्य वातावरण की कमी जैसी समस्याएं सामने आती थी। नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होगा और प्रशासनिक कार्य एक आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित ढांचे में संचालित होंगे। दोनों परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, संरचित सार्वजनिक इंटरफेस जोन और केंद्रीकृत रिसेप्शन है। ये सहयोग दक्षता, पारदर्शी शासन, बेहतर नागरिक सहभागिता और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगे। भवनों को 4 स्टार GRIHA रेटिंग के अनुसार डिजाइन किया गया है। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च प्रदर्शन वाली संरचनाएं शामिल हैं। साथ ही स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। तो सेवा तीर्थ से चलेगी अब सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज समापन होने वाला है। दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। संसद में आज परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी। ये रिपोर्ट गाइड्स के कौशल विकास प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए पर्यटन के विकास पर आधारित होगी। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन के बारे में सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी देंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में शुक्रवार को होने के नाते प्राइवेट मेंबर बिजनेस कार्यसूची में शामिल हैं। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं शून्यकाल में सदस्य लोकहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे।
आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है। इसमें उनकी सांसद सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकसभा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, सोरोस फाउंडेशन व देश को टुकड़े करने वाले ताकतों के साथ मिलकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी भारत का विभाजन करना चाहते हैं। मैंने लोकसभा के नियम 352(5) और नियम 353 के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने व भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने की पाबंदी का मोशन पेश किया। मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत एक दुबे जी मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंटिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को दिल्ली तलब किया है। चुनाव आयोग ने नंदिनी चक्रवर्ती को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने पेश होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने सवाल किया कि 5 अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर बार बार रिमाइंडर दिया गया, लेकिन फिर निर्देशों की अनदेखी क्यों की गई। लिहाजा मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती चुनाव आयोग के सामने पेश होंगी। आज नंदिनी चक्रवर्ती दिल्ली के लिए रवाना होंगी। और बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया है। अनौपचारिक मतगणना और पार्टी के आंकड़ों के मुताबिक बीएनपी 170 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रही है। लगभग 2 दशकों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद बीएनपी ने 2/3 से अधिक बहुमत हासिल करने का विश्वास जताया है और इस परिणाम को जनता का भारी जनादेश बताया है। इसके बाद बीएनपी के समर्थक उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीएनपी के दिवंगत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अनौपचारिक परिणामों के अनुसार अध्यक्ष तारिक रहमान और महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर सहित वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी सीटें जीत ली हैं। जमाते इस्लामी और उसके सहयोगियों ने लगभग 60 सीटों पर जीत का दावा किया है, जबकि जमात के नेतृत्व वाले गठबंधन की प्रमुख सहयोगी एनसीपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही है। मतगणना जारी रहने के कारण चुनाव आयोग ने अभी तक अंतिम आधिकारिक परिणाम घोषित नहीं किए हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। है
हैं? RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में AI बड़ा मददगार होने वाला है। AI में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और AI की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026। तो भारत अब AI की मदद से आपदाओं का पूर्वानुमान करने में सक्षम है। NDMA और IMD मिलकर बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी कर रहे हैं। AI संवर्धित उपकरण और एप्स समय पर चेतावनियां भेजते हैं, जिससे राहत कार्य तेज होते हैं और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भारत अपनी विविध भौगोलिक संरचना और मौसम के उतार चढ़ाव के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आया है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, यहाँ तक कि जमीन हर प्रकार की जलवायु और मौसम संकटों से जूझती है। पहले हम आपदाओं का सामना करने में केवल प्रतिक्रिया करते थे, लेकिन अब भारत एक कदम आगे बढ़कर इन्हें पूर्वानुमानित करने में सक्षम हो चुका है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा हाथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय मौसम विभाग के साथ मिलकर देश को आपदा से पूर्व सजग और तैयार बनाने में मदद कर रहा है। आजकल NDMA ने ऐसी जगहों पर AI संवेदनशील उपकरण लगा रखे हैं जहां बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाएं ज्यादा होती हैं। ये सिस्टम रियल टाइम डेटा इकट्ठा करके तुरंत नियंत्रण रणनीतियां तैयार करते हैं। इसके अलावा SACHET ऐप और AI पावर्ड उपकरण अब सटीक भविष्यवाणियां करने में सक्षम है। ये चक्रवात और बाढ़ के बारे में समय से पहले अलर्ट भेजते हैं, और यह सब कई भाषाओं में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय पर जानकारी प्राप्त कर सकें। हिमालय क्षेत्र जहां भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं, वहां IIT मंडी के द्वारा विकसित कम लागत वाले AI सिस्टम ने एक नई उम्मीद जगा दी है। ये सिस्टम भूस्खलन की भविष्यवाणी 3 घंटे पहले करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप 60 से अधिक साइट्स पर सायरन और यातायात रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इस प्रकार AI न केवल जीवन को बचाने के लिए बल्कि समय रहते कार्रवाई करने के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ITRIS जैसे प्लेटफॉर्म्स भी AI उपग्रह इमेजरी और सेंसर का संयोजन करने और आपदा के तत्काल खतरे का आंकलन करते हैं और बहुभाषी अलर्ट जारी करते हैं। आजकल सोशल मीडिया भी आपदाओं के दौरान एक महत्वपूर्ण सेंसर की तरह काम करता है। AI सोशल मीडिया पर होने वाली घटनाओं और चर्चाओं को स्कैन कर संकट की स्थिति में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करता है, जैसे कि चेन्नई और कोच्चि बाढ़ के दौरान हुआ था। भारत पूर्वानुमान सिस्टम और मिशन मौसम AI का इस्तेमाल गाँव के स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान करने में कर रहे हैं। आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में भी AI का महत्व कम नहीं है। AI संवर्धित ड्रोन, उपग्रह डेटा और सोशल मीडिया के माध्यम से संकटग्रस्त क्षेत्रों का तेजी से नक्शा तैयार करते हैं, जिससे राहत दलों को प्राथमिकता के आधार पर मदद पहुंचाने में आसानी होती है। भारत अब सिर्फ आपदाओं का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि AI की मदद से मौसम तैयार और जलवायु स्मार्ट भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है।
एआई के माध्यम से हम न केवल प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान कर पा रहे हैं, बल्कि उनकी तीव्रता को भी कम करने के लिए हम सक्षम हो गए हैं। इससे हर जीवन की सुरक्षा में एक नई उम्मीद जगी है। एआई ने साबित कर दिया है कि आपदाएं अनिवार्य हो सकती हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है और हर एक पल को जो बचाया जाता है वह किसी एक जीवन को बचाने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगर आप भी हर महीने बिजली के बढ़ते बिल और कटौती से परेशान हैं, तो केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं। फरवरी 2024 में शुरू हुई ये योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है और लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। देशवासियों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए पात्र लाभार्थियों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ से ज्यादा घरों को सोलर पावर की सप्लाई देना है। योजना के शुरू होने से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसके उत्साहपूर्ण नतीजे देखने को मिले हैं। अभी तक पीएम सूर्य घर योजना के तहत 60,39,000 से अधिक आवेदन किए गए हैं। 23,37,000 से अधिक सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हो चुका है, जिनमें 29,11,000 से अधिक घरों को कवर किया गया है। इसके जरिए 8,582 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पन्न हो रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 16,565 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। गुजरात की बात करें तो वहां पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक सूरत समेत पूरे साउथ गुजरात में 98,000 से अधिक लोगों के घरों और ऑफिस में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और करीब 93,000 लोगों को सब्सिडी का फायदा मिला है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस और उसके अलग अलग ऑफिस में भी सोलर रूफटॉप लगाकर रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा रही है, ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हों और स्कीम का प्रचार हो। घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर फ्री बिजली पाने और बची हुई बिजली बेचकर पैसे कमाने की सुविधा देने वाली इस स्कीम में केंद्र सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। सोलर पैनल लगाने पर खर्च होने के बाद केंद्र सरकार सब्सिडी की रकम सीधे कस्टमर के अकाउंट में जमा करती है। जो योजनाएं सरकार की होती है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ योजना में से एक कह सकता हूं, क्योंकि इसका लाभ जो है वो छोटे से छोटे आदमी को भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है, जिससे पूरा बिजली का बिल जो है वो कम से कम होता है। 1 किलोवाट पे हमको करीबन 3.5 से 4 यूनिट 1 किलोवाट पे हमें मिलता है। इस योजना के तहत मैंने भी अपने घर पर सोलर पैनल लगाई हुई है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। इससे बिजली बनती है, जो घर में जितनी बिजली का जो उपयोग होता है उससे बिजली बचती है, तो वो बिजली विभाग में जाती है, फिर उसका मुझे पैसा मिलता है बिजली विभाग से, इसलिए मुझे आमदनी भी हो रही है। ये योजना बहुत अच्छी है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं गुजरात के महिसागर जिले में भी सोलर रूफटॉप स्कीम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग अब बिजली के कंज्यूमर के बजाय प्रोड्यूसर बन रहे हैं। अब तक महिसागर जिले में कुल 2,474 घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और सोलर एनर्जी से कुल 1,35,18,747 यूनिट ग्रीन एनर्जी बनाई गई है। इस स्कीम की वजह से जिले के लोगों को 66 लाख से अधिक का फाइनेंशियल फायदा हुआ है। जो गरीब लोग हैं, जिसको ज्यादा बिल आ रहा है, उसको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिले। वो सोलर पैनल 1 किलो की लगाएंगे तो उसकी सब्सिडी उसमें 30,000 की मिलेंगी। हमारे महिसागर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 3200 ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है, उसमें से 2500 जगह पे हमने इसका लाभ दे दिया है। बिजली के बिल में भारी बचत और दूसरी तरफ सरकार के बढ़ावा देने की वजह से गुजरात के लोगों का कहना है कि बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार की ये योजना उनके आर्थिक बोझ को कम करने में काफी मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अब हमें एक समझौता करना होगा, नहीं तो ईरान के लिए ये बहुत ही भयावह होने वाला है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है ताकि किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने। We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them. और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत की जीत का अभियान जारी है। टीम ने गुरुवार को दिल्ली में खेले गए मुकाबले में नामीबिया की टीम को 93 रन से हरा दिया। मैच में नामीबिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने ईशान किशन के 61 और हार्दिक पांड्या के 52 रन की बदौलत 9 विकेट पर 209 का स्कोर किया। इसके जवाब में 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। नामीबिया की ये लगातार दूसरी हार है। टीम को इससे पहले नीदरलैंड्स की टीम ने शिकस्त दी थी। भारत अब अपना अगला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। श्रीलंका टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मैच जीत लिया है। टीम ने गुरुवार के पहले मैच में ओमान को 105 रन से हराया। ये श्रीलंका की टी20 इंटरनेशनल में रन के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है। कैंडी के पेल्ले केले इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप बी के इस मैच में ओमान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बनाए। जवाबी पारी में ओमान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। मोहम्मद नदीम ने 53 रन की पारी खेली। वसीम अली ने 27 रन बनाए। दुष्मंथा चमीरा और महेश त्रिशणा ने 2-2 विकेट झटके। दोनिथ बेला लागे और दुशन हेमंता और कमिंडो मेंडिस को 1-1 विकेट मिला। विनायक शुक्ला और सुफियान महमूद रन आउट हुए और इससे पहले श्रीलंका की ओर से कुशल मैंडिस 61, पवन रत्नायका 60 और दासुन शनाका 50 रन बनाए। शनाका ने 19 बॉल पर 50 लगाई और श्रीलंका के लिए टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। ओमान के लिए जितेन रामानंदी ने 2 विकेट लिए। जय ओडेदरा और सुफियान महमूद को 1-1 विकेट मिला। कुशल मैंडिस रन आउट हुए। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि संवाद की ताकत किसी स्क्रीन की मोहताज नहीं होती। रेडियो ने सीमाओं को लांघा, भाषाओं को जोड़ा और दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया। भले ही मोबाइल और इंटरनेट के तेज दौर में जहां खबर पलक झपकते ही स्क्रीन पर पहुंच जाती है, वहीं रेडियो आज भी अपनी सादगी, विश्वसनीयता और व्यापक पहुंच से लोगों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है। आपको छोड़े जाते हैं इसी रिपोर्ट के साथ। हमें फिलहाल यहीं अनुमति दीजिए। नमस्कार। हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस इस सशक्त माध्यम की ताकत, सूचना प्रसार में उसकी ऐतिहासिक भूमिका और समाज को जोड़ने की उसकी अद्वितीय क्षमता को रेखांकित करता है। रेडियो केवल एक प्रसारण तकनीक नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और सामुदायिक जुड़ाव का माध्यम है। बदलते मीडिया परिदृश्य के बावजूद रेडियो ने अपनी पहचान बरकरार रखते हुए नई तकनीकों के साथ कदम ताल भी की है। सीमित संसाधनों और बिजली या इंटरनेट की कमी वाले क्षेत्रों में भी रेडियो आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। आपदा, महामारी या संकट की परिस्थितियों में रेडियो ने समय पर सही जानकारी देकर लोगों का मार्गदर्शन किया है। यही वजह है कि ग्रामीण भारत से लेकर शहरी युवाओं तक रेडियो की प्रासंगिकता आज भी कायम है। रेडियो है वो हमारे दोस्त जैसा है। मैं कहूँ अकेलेपन में अगर हम बैठे हैं और अगर रेडियो को सुन रहे हैं, तो जो हमें आत्मीयता रेडियो से मिलती है वो शायद ही हमें किसी स्मार्टफोन से या टेलीविजन से मिलती है। क्रेडिबिलिटी और जो ऑथेंटिसिटी हमारे आकाशवाणी की है वो शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म की है। रेडियो पे हमें मौका मिलता है कि वो बोले,
तो वो बहुत खुश होते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो भी प्रेरित हो जाते हैं कि हम भी आकाशवाणी में बोलेंगे। तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है आकाशवाणी जितना कि पहले था। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान और जागरूकता का माध्यम भी है। ग्रामीण श्रोताओं का कहना है कि कृषि संबंधी कार्यक्रम, मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं उन्हें रेडियो के जरिए आसानी से मिल जाती हैं, जिससे खेती और दैनिक जीवन में मदद मिलती है। रेडियो में बहुत सारे समाचार, आसपास के समाचार आते हैं, कृषि के बारे में आते हैं, मौसम विज्ञान के बारे में आता है, रेडियो के बारे में सभी ज्ञान प्राप्त होता है। श्रोताओं का मानना है कि रेडियो का मानवीय स्पर्श उसे अन्य माध्यमों से अलग बनाता है। आवाज के माध्यम से बनने वाला भावनात्मक रिश्ता श्रोताओं को रेडियो से जोड़े रखता है। वो सारे सुहाने पल संजोए हुए हैं दिमाग में। वो चंचल हर्ष की आवाज मीडियम में 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज में ये आकाशवाणी का बीकानेर केंद्र है। वो ऑल इंडिया उर्दू रेडियो मजलिस, वो शिलोंग से बिना का बहुत सी चीजें याद आई जहन में। रेडियो का आज भी मेरे ख्याल से टीवी में मुकाबला नहीं कर सकता। हम लाइव देखते हैं। मेरे को रेडियो की बहुत याद आती है, क्योंकि अब युग बदल गया, टीवी मोबाइल में आ गए लोग, लेकिन रेडियो का तो मजा ही अलग था। मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ आविष्कार केवल तकनीक नहीं होते, वे समय की धड़कन बन जाते हैं। रेडियो ऐसा ही एक माध्यम है, अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। आज विश्व रेडियो दिवस है और भारत में रेडियो लगभग अपने 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ऐसी स्थिति में आज भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है। लेकिन हाँ, हमने जब बात की यहाँ पे कुछ कार्यरत अधिकारियों से, हमने बात की कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने रेडियो के लम्हों को न केवल संजो कर रखा है बल्कि वो उनकी यादों में है, उनका यही कहना है कि रेडियो की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। रेडियो का ये सफर अनवरत यूं ही जारी रहे। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोखरी, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए।